पहले के कुछ डाउट्स, पहले भी डिस्कशन डिले हुआ है ना, हो गया सब, कुछ रह गया होगा तुम लोग करे नहीं, इसका मतलब सब करे हैं। ठीक, तो सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में ऑब्जर्वेशन देने वाले कौन थे? न्यूटन। नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जरूर दिया है, बट ग्रेविटी को लेके ऑब्जर्वेशन करने वाले पहले थे केपलर। केपलर और उससे भी पहले गैलीलियो, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी एक्स्ट्रा, मतलब कह सकते हैं कि स्पेस की बहुत सारे स्टार्स को लेके और बहुत चीजों के डेटा कलेक्ट की ओवर द सेंचुरीज। उस डेटा को दिमाग में रख के न्यूटन के दिमाग में अपना लॉ बताने का आइडिया आया, है ना। यानी न्यूटन क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत तेज थे, तो उन्होंने पैटर्न पे चीजों को समझा कि कैसे, मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है। यानी पहली बार मैथमेटिकल फॉर्मूला देने वाले कौन थे? न्यूटन। और उससे पहले लोग केवल ऑब्जर्वेशन करते रहे कि ऐसा होता है, और अपने जिंदगी भर के ऑब्जर्वेशन को उन्होंने 3 लॉ में, है ना, बताया। उसमें भी एक मैथमेटिकल लॉ है केपलर का। तो पहला लॉ क्या था? उसने कहा कि दुनिया में जितने भी प्लैनेट हैं वो किसी ना किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और उस समय तक साइंटिस्ट का मानना था कि सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या था? उनका मानना था कि सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट घूमते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ये मैंने घूमता हुआ दिखाया था, दिख नहीं रहा है। ओके, ये है। ये पूरा घूमता हुआ नहीं दिखाया, अचानक से गायब हो गया। ये ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ इसी तरह से घूमता है इलिप्टिकल पाथ में। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला नियम था। उन्होंने ऐसा देखा था कि सारे प्लेनेट कैसे घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और देखा भी कैसे था कि उन्होंने हर चीज का डेटा कलेक्ट किया ऑन पेपर, उसको लिखा कि इस समय ये पोजीशन है, इस समय ये पोजीशन है। टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने हर वक्त, सैटेलाइट के टेलीस्कोप की मदद से हर वक्त उन प्लैनेट की लोकेशंस को पेपर पर ट्रेस किया कि इतनी डेट को क्या है, इस डेट को क्या है ना। उस स्थिति का मतलब सैकड़ों साल का अध्ययन जब लोगों से पास हुआ, तब ये समझ में आया कि किसमें रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इसमें कोई नियम नहीं है, ये बस देखा गया था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। दूसरा नियम क्या था? ये थोड़ा सा मैथमेटिकल नियम है। दूसरा लिया है लॉ ऑफ एरिया, ये बल्कि एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ये क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है, कोई भी प्लैनेट जब चलता है, तो मान लिया इधर से इधर चला है, तो हम उसको अगर सन से जोड़ दें, तो ये लाइन यहां से यहां चलने के दौरान इतना एरिया स्वैप किया है। ऐसे सोचो कि सन से यहां तक एक धागा बांधा जाए, तो यहां से यहां के दौरान वो धागा कितने एरिया पे झाड़ू लगाएगा? नहीं, दैट इज एरिया स्वेप्ट। तो यहां से यहां जितना एरिया ये है और जितना टाइम यहां से यहां लाने में लिया, तो उतना एरिया कवर करने में हर बार वो बराबर टाइम लेता है। ऐसा देखा गया कि प्लेनेट हर बार बराबर एरिया कवर करने में बराबर टाइम लेता है। यानी अगर ये एरिया बराबर है, तो यहां से यहां जाने का टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां जाने का टाइम सेम होगा। यानी हम एरिया देख के बता सकते हैं कि कितना समय लगने वाला है ना। तो भी सन में क्या है कि कुछ दूरियां पास में है, यानी अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो कभी बहुत पास होती है और कभी बहुत दूर होती है। तो जब बहुत पास होती है तब वो ज्यादा तेज चलती है, क्योंकि एरिया तो उतना ही कवर करना है। और जब दूर होती है तब तो उसका स्पीड थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहां कम भी चलेगी तो ये एरिया इसके बराबर हो सकता है। तो एरियल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑब्जर्व किया गया, ऐसा देखा गया कि जितना समय यहां का एरिया ए कवर करने में लगा है, उतना यहां का एरिया
यानी ये एरिया सेम है, तो यहाँ की स्पीड, यहाँ की डिस्टेंस कवर्ड और यहाँ की डिस्टेंस कवर्ड, आई मीन जितना समय यहाँ लगा होगा डिस्टेंस कवर करने में उतना समय यहाँ लगा होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कब तेज होता होगा। पास होता होगा तो तेज चलता होगा, दूर होता होगा तो धीरे चलता होगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो दूसरा है एरियल वेलोसिटी वाला। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। तीसरी बात जो बताई, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का लॉ क्या है कि अगर इसके पूरे ऑसिलेशन, पूरे सर्कुलर मोशन या पूरे इलिप्टिकल मोशन यहां से यहां तक पहुंचने तक के टाइम को हम कैपिटल टी बोले, तो जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, मार्स कोई दूसरा प्लेनेट है या कोई तीसरा प्लेनेट है, तो वो सारे प्लेनेट का टाइम पीरियड, घूमने का टाइम पीरियड वो आर क्यूब के प्रोपोर्शन होता है। तो बात आती है यहाँ पे एक आर तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि सन का अर्थ के साथ साथ दूरी लगातार बदलता रहता है। तो उसने एक मेन रेडियस निकाली, और मेन रेडियस कैसे, सबसे छोटा रेडियस आर मिन, सबसे बड़ा रेडियस क्या आर मैक्स, उसका एवरेज निकाल दिया। नहीं, आमतौर पे इलिप्स में हम लोग मैथमेटिकली ना इस डायमीटर को 2a लिखते हैं और इस डायमीटर को 2b लिखते हैं। तो ये पूरा डायमीटर कितना हो गया 2a, और उसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा a, है ना। तो उसने बोला कि यार इसका जो बड़ा वाला रेडियस है a, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन, उसके क्यूब के प्रोपोर्शन होगा। टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शन होगा, आर की एवरेज वैल्यू के क्यूब के प्रोपोर्शन होगा। तो ये 3 लॉ केपलर ने बताए, जो काफी हद तक बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स से निकाला गया नियम था। एक कॉमन यूनिफाइड नियम नहीं था जो सबको एक्सप्लेन कर सके। न्यूटन ने क्या किया, एक नियम बताया और उससे सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। ये केपलर की सारी बातें, किसी पार्टिकल का जमीन में गिरना, मून का अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना, सन के चारों तरफ अर्थ का चक्कर लगाना, वो सारे एक्सप्लेनेशन, दिन रात होना, सबके एक्सप्लेनेशन कहां से मिल गए, न्यूटन के लॉ से। तो वो एक लॉ, तब ये न्यूटन फेमस हो गए। और कब बताया था उन्होंने, ये कुछ 15 सेंचुरी के एंड में या अर्ली 16 सेंचुरी में, आज से 500 साल पहले बताया था। तो उस जमाने में कोई अगर इतनी गहरी बात करे कि जैसे हर बात के मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाए और प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो काफी हद तक सब कुछ सही मिले, तो फिर उसको सही वजनदार माना जाएगा। और आज तक हम पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं है ना। अब सही क्या है कि अभी आइंस्टीन की थ्योरी जब से ये आई है कि नहीं, ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती, स्पेस श्रिंक हो जाता है, इसलिए हमें वो सर्कुलर, वो एक अलग डायमेंशन में चले गए हैं, अभी तो वो अलग ही बात है। लेकिन ये लॉ तब भी फेल नहीं होते हैं, चाहे उनकी थ्योरी से हम इस स्पेस को एक्सप्लेन कर लें तो भी ट्रू बैठता है, और इनकी थ्योरी से भी सबको ट्रू होता है, तो इसको हम गलत नहीं मानेंगे। हमारे सिलेबस में है ये, तो हम इसी को वैल्यू देंगे। तो ये 3 लॉ केपलर के सबसे पहले पन्ने पे दिए गए हैं, दिख रहा है सबको, नोट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाएंगे हम लोग इस टॉपिक में। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि अगर दो हेवनली मास, हेवनली मास जब भी मैं कहता हूं तो तुम्हें छोटे मोटे मास नहीं सोचना है, ये पेन और ये ऑब्जेक्ट ये सब हेवनली मास नहीं, ये तो हमारे बनाए हुए मास है। हेवनली मास क्या है, अर्थ हो गया, मून हो गई, मार्स हो गया, ये है ना। तो सोचो यार कि ऐसे 2 मून ऐसे पकड़ के खड़े हो जाए कोई, तो कौन खड़े हो सकता है, तो मैंने उसके लिए हनुमान जी को चुना है। क्यों, क्योंकि हनुमान जी ने बचपन में सुना है कि जिद करके सूरज खा लिया था। सूरज को निकल सकते हैं तो चंद्रमा में जैसे चीजों को तो बॉल समझ के ऐसे पकड़ सकते हैं, तो हनुमान जी ऐसे पकड़ के खड़े हैं। सोचो अगर वो हाथ हटा ले तो क्या होगा भाई, उनको मास में एक दूसरे में क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर हाथ हटा लेंगे तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मूव करने लगेंगे। अच्छा वो अर्थ में नहीं खड़े हैं, स्पेस में सब कहीं खड़े हुए हैं, तो सोचो ऐसे ऐसे 2 मून एक दूसरे को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा वैसे तो मून बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो डॉट ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होगा। मतलब ये और ये के बीच की दूरी है ना, वो उनके अपने साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो वो डॉट ऑब्जेक्ट की तरह है ना। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किनके लिए काम कर रहा है, डॉट ऑब्जेक्ट के लिए। तो तुम कहोगे सर अर्थ कौन सा डॉट ऑब्जेक्ट, उसमें तो हमारी पूरी दुनिया है। वो डॉट ऑब्जेक्ट है स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सन और अर्थ की दूरी देखोगे तो इतनी लार्ज दूरी है कि यार उसके सामने अर्थ का डायमेंशन बहुत छोटा है, तो हम उसको डॉट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो जैसे कूलॉम्स लॉ डॉट ऑब्जेक्ट के लिए काम करता था, ये भी डॉट या कहने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। और नियम क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते थे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते थे, लेकिन यहाँ रिपल्शन नहीं, यहाँ केवल और केवल क्या है, अट्रैक्शन है। यानी हनुमान जी छोड़ दे तो क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये
अरे ये वापस नहीं आएंगे, गिर जाएंगे, एक दूसरे पे खत्म हो जाएंगे। वापस तो मैंने इसलिए ला दिया कि तबाही ना हो। तो फोर्स किस पे प्रोपोर्शनल है? फोर्स m1 m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, पहली बात बताई। m1 m2 के प्रोपोर्शनल होगा, यानी इनमें से कोई भी मास बढ़ेगा, m1 ज्यादा हो या m2 ज्यादा हो, दोनों ही केस में दोनों फोर्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक मास बड़ा हो गया तो उसका फोर्स बचेगा। यानी ये फोर्स कैसा फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स है। जैसे कूलम्ब्स लॉ म्यूचुअल फोर्स होता था न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, ये भी म्यूचुअल फोर्स है और न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। भी न्यूटन ही का लॉ है तो थर्ड लॉ तो फॉलो करेगा ही। दूसरी बात क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस के साथ फोर्स का क्या रिलेशन है? 1/r², जैसे कूलम्ब्स लॉ में होता था। इन्होंने एक इक्वालिटी लाने के लिए फॉर्मूला दिया Gm1 m2/r²। तो तुरंत लोगों के मन में आएगा जैसे सर कूलम्ब्स लॉ में K मीडियम डिपेंडेंट होता था तो क्या G भी मीडियम डिपेंडेंट है? तो नहीं, कूलम्ब बाद में आए, न्यूटन पहले आए हैं। G जो दिया था उन्होंने, ये इन्होंने कहा था पूरे यूनिवर्स के हर हेवनली ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये और इसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए 6.67 × 10⁻। और दूसरी बात, स्पेस में मीडियम का कोई मतलब भी नहीं है भाई। अर्थ के चारों तरफ 25-30 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर, उसके बाद थोड़ी एटमॉस्फेयर है, और वो एटमॉस्फेयर भी अर्थ के मास में ही काउंट होता है, वो कोई अलग से चीज थोड़ी, वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब उसके बाद थोड़ी कोई मीडियम है। तो जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में तैर रहे हैं और उनके बीच में इस नियम के हिसाब से फोर्स लगता है, ऐसा न्यूटन ने बताया। ठीक है, क्या जी का लेना देना किसी मीडियम से नहीं है। अभी क्या है, बगल वाले पेज में थोड़ी जगह है, वहां पे हम कुछ बातें कर सकते हैं। बाकी मैं केवल याद दिला रहा हूं, क्या एक हेवनली मास ये है, ये कुछ 2 × 10⁻6 kg का है, और ये एक हेवनली मास है जो 3 × 10⁻6 kg का है। छोटे मोटे मास की बात नहीं हो रही, तो मैंने बहुत बड़े मास ले लिए हैं। मुझे बताओ, इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो F1 और F2 में F1 ज्यादा होगा या F2 ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? फर्स्ट फोर्स सेकंड से ज्यादा है या सेकंड फोर्स फर्स्ट से ज्यादा है, या फर्स्ट और सेकंड बराबर है? बताएं। बराबर होंगे, यानी इनका कौन सा आंसर सही है? थर्ड आंसर सही है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात मैंने यही कही है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से है तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में, क्या इनको हम वेक्टोरियली भी बराबर लिख सकते हैं? हाँ, नहीं, ये दोनों वेक्टोरियली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब मैं कह दूं कि हनुमान जी थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिए, है ना, बस देखना चाह रहे थे क्या होगा, है ना, डिस्कवरी में मदद कर रहे थे। तो बता, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो इनके एक्सेलेरेशन के बारे में बताएं। इस m2 और इस m1 में इसका एक्सेलेरेशन a1 आएगा, इसका एक्सेलेरेशन a2 आएगा। किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा? फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? भाई फोर्स बराबर है तो क्या एक्सेलेरेशन बराबर होंगे? एक्सेलेरेशन होता है F/m। तो अगर F दोनों में बराबर है तो जिसमें मास कम होगा, इसका मतलब A1 और A2 से A1 ज्यादा होगा। बात क्लियर है? ये सब बातें कुछ याद नहीं आ रही, मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं बस रिपीट कर रहा हूं। मुझे बताओ, टी टाइम तक हनुमान जी देखते रहे कि M1 के साथ क्या हो रहा है और M2 के साथ क्या हो रहा है, तो क्या दोनों की वेलोसिटी, भाई एक्सेलेरेशन होता है, इसका मतलब होता है, एक्सेलेरेशन का मतलब होता है रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। तो इसके अंदर भी वेलोसिटी बदल रही है और इसके अंदर भी। किसका वेलोसिटी कुछ टी टाइम बाद, वेलोसिटी के बारे में बताएं, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? हाँ, फर्स्ट वाले हाथ उठाएं, सेकंड वाले हाथ उठाएं। फर्स्ट v1 v2 से ज्यादा होगा। लॉजिक क्या है? जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा, एक्सेलेरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जिसका बदलने का रेट ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज्यादा? किसका मोमेंटम ज्यादा? अब थोड़ा कंफ्यूजन है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी।
अभी फिलहाल मैं मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करूं, मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां दोनों चीजें आ गई। किसी एक का मास जिसका कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होने वाली है, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है प्रोडक्ट का क्या होगा। बताएं जरा, फर्स्ट का ज्यादा होगा, सेकंड का ज्यादा होगा, या दोनों बराबर होंगे? हाँ, तो देखो यार, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि एक का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरे का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी, तो हम ऐसे कोई सटीक आकलन नहीं कर सकते। इसके लिए कोई खास ठोस वजह होना चाहिए, और वो वजह है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हमने प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या पढ़ा है कि अगर कोई सिस्टम म्यूचुअल फोर्स की वजह से चल रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से, बाहर की दुनिया से कोई फोर्स ना लगा हो, तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहता है मतलब पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। शुरू में पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या था जब उन्होंने छोड़ा, फिर अचानक से एक के अंदर राइट मोमेंटम आया तो दूसरे के अंदर, तो क्या मैग्नीट्यूड वाइज एक के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो दूसरे के अंदर, क्या मैग्नीट्यूड वाइज P1 बराबर P2 होगा कि नहीं? लेकिन क्या हम P1 बराबर P2 वेक्टोरियली भी लिख सकते हैं? नहीं, वेक्टोरियली मोमेंटम क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट। क्या जनता समझ पा रही है? ये बात भी हम लोग कर चुके हैं, मैं बस याद दिला रहा हूं कि ये सब जैसे ही ये बात आई तो ये सब बातें तुरंत शुरू हो जाएंगी। बात क्लियर है? मोमेंटम दोनों का क्या होगा, बराबर। अगली बात हम लोग करने वाले हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सबको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² याद रहता है कम से कम शुरुआत में। मुझे बता यार, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी टी टाइम बाद? क्या लगता है? जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि हाफ मास ऊपर है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका वी कम भी तो होगा, तो कैसे डिसाइड करें? देखो यार, कभी भी किसी चीज का कंपैरिजन करना हो तो हमें उस फॉर्मूले को ऐसे लुक में लाना चाहिए कि उसमें केवल एक वेरिएबल नजर आए, बाकी क्या होना चाहिए, फिक्स टर्म होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यार ये फॉर्मूले में मास भी दोनों के अलग अलग हैं और वेलोसिटी भी, तो इससे कंपेयर करना संभव नहीं है। तो हम इसमें क्या करें, P बराबर mv होता था, तो जहां V आया है उसको P बाई m लिख दें। मैं V को गायब ही कर देता हूं, क्योंकि दो पैरामीटर हम हैंडल नहीं करना चाहते, तो मैं किसको गायब कर देता हूं, V को। P बाई m का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा P स्क्वायर बाई 2m। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, क्या बताओ, दोनों का P कैसा है, सेम है, और m क्या है, अलग अलग है। तो बस अब एक ही पैरामीटर तो सोचना है, P सेम है तो जिसका m कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, तो किसका मास कम दिया मैंने, तो K1 K2 से ज्यादा होगा, क्योंकि M1 M2 से कम है। क्या बात समझ में आ रही? हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको मैं अलग अलग पार्टिकल के लिए लगा रहा हूं। पहले M1 के लिए, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, W इक्वल टू डेल्टा के, W ऑल इक्वल टू डेल्टा के। क्या इस मास में यहां से यहां तक वर्क डन करने वाला ये ग्रेविटी का ही फोर्स है, उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में अंतर आया है। शुरू में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही थी। कोई पूछे यार यहां से यहां तक किसने वर्क डन किया, तो उसके वाले फोर्स ने इस पर वर्क डन किया और इसके वाले फोर्स ने, भाई म्यूचुअल फोर्सेस है ना, इसको उसने लगाया है और उसको, तो क्या इसको जो फोर्स मिला है उसी ने तो यहां से यहां तक इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है? नहीं, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पहले वाले की या दूसरे वाले की? अभी तो तय किया पहले वाले की, क्योंकि पहले वाले का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की ज्यादा होगी। अब जिसकी काइनेटिक, मान लिया W बराबर क्या होता है, K फाइनल, K इनिशियल तो जीरो है, क्या ये हम इसके लिए लगाते हैं और W बराबर K फाइनल इसके लिए भी लगाते हैं, तो जिसका K ज्यादा उसी का क्या वर्क डन ऑन M1 एंड M2 बाई फोर्स F कंपेयर करना है, तो किसका W ज्यादा होगा, W1 या W2? W1 ज्यादा होगी, क्योंकि K1 ज्यादा है। यार ये सब बातें अगेन इस टॉपिक की नहीं है, बट सब इस टॉपिक में आई हैं, और देखा जाए तो ये टॉपिक इन सबसे पुराना है।
नोट कर लिया भाई। कुछ बातें हम लोगों ने करी थी। अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स एफ नेट क्या होता है? हाँ, √F1² प्लस F2² प्लस कॉस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री होता है, यानी दो फोर्स ऐसे लगे हो एक ही तरफ, तो एफ नेट कितना आता है? F1 प्लस F2। क्यों? कॉस थीटा 1 हो जाएगा और ये F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? F1 प्लस, अगर थीटा 180 डिग्री है तो मुझे बताएं तब एफ नेट क्या बन जाएगा? F1 माइनस F2। अगर थीटा 90 डिग्री है तो एफ नेट कितना बन जाएगा? √F1² प्लस F2²। थीटा अगर 60 डिग्री है तो एफ नेट बनता था √F1² F2² प्लस F1 F2। ये कुछ बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रो में भी करी थी, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, इसको हम सीधे अप्लाई करेंगे। वेक्टर के जमाने में पढ़ा है, कोई आज की थ्योरी थोड़ी है। हाँ भाई, हाँ बच गया। अगर F1 F2 इक्वल हो, उसको लेटर से F कह दें, तो एफ नेट कितना आएगा? यहाँ 2F। यहाँ कितना आएगा? 0। यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा √2F। ठीक है। यहाँ कितना आएगा? √3F। खैर, ये सब बातें हम लोगों ने कब करी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करी थी। यहां भी उस तरह के क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कैपिटल M1 कैपिटल M2, इनको किसी ने पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? हनुमान जी ने इनको रोक कैसे पकड़ रखा है। और ये स्मॉल एम मास अंगद जी ने पकड़ रखा है। हनुमान जी के कोई नहीं, सुग्रीव के बेटे का नाम था अंगद, वो भी काफी ताकतवर था, लेकिन उनको छोटा मास पकड़ाया गया है केवल टेस्टिंग के लिए। तो बताओ इस स्मॉल एम मास, पहली बात तो M1 M2 आपस में अट्रैक्शन कर रहे होंगे कि नहीं? वो किसने रोक रखा है? हनुमान जी ने। अगर वो छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? ये चिपक जाएंगे। उनके आपस का फोर्स हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें क्या डिस्कस करना है? ये स्मॉल एम इन दोनों के इन्फ्लुएंस में कितना फोर्स महसूस करेगा, ये स्मॉल एम। तो क्या इस स्मॉल एम को इस कैपिटल M1 का अट्रैक्शन झेलना पड़ रहा होगा अपनी तरफ और M2 का भी अपनी तरफ? तो बताओ ओवर कितना फोर्स लग रहा होगा स्मॉल एम पे इन दोनों की वजह से? यार M1 की वजह से इस पे लगेगा G M1 स्मॉल एम बाई R1², और इसकी वजह से लग रहा होगा G M2 स्मॉल एम अपॉन R2²। दोनों एक तरफ लगेगा तो वो 0 डिग्री का मामला है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर कोई पूछे नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा? F1 प्लस, अलग अलग है ना दूरियां। यहां बताओ सेंटर पे रखा हुआ स्मॉल एम, इसको कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा? देखो रेस्ट ऑफ चार्जेस कॉपी हो गया है वहीं से। रेस्ट ऑफ मासेस, यहां तुम लोग हेडिंग क्या डालोगे? रेस्ट ऑफ मासेस। सही कर लो जरा, वहां भी कॉपी हुआ होगा। रेस्ट ऑफ मासेस। बताओ M1 M2 इस स्मॉल एम पे फोर्स लगाएगा। M1 कहां लगाएगा? अपनी तरफ। M2 कहां लगाएगा? अपनी तरफ। तो नेट कितना हो जाएगा? क्या ये M1 M2 सेम है क्या? अलग अलग मासेस है ना, तो हम कहेंगे F1 माइनस F2। F1 होगा G कैपिटल M1 M बाई R², और ये क्या होगा? G
कैपिटल M2 M बाई आर स्क्वायर। क्या इस तरह की बातें हम कर चुके हैं कि नहीं? फिर बताओ ये कैपिटल M स्मॉल m पे फोर्स दे रहा है, अब कितने डिग्री का मामला है? और ये इक्विलेटरल एंड पे रखे, अब कितने डिग्री का मामला है? क्या ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं? तो सीधे सीधे मैं चाहता हूं तुम लोग आंसर लिखो, अगर पहले कर चुके हो तो अब भी करना आना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ये हूबहू वही क्वेश्चन है, बस कॉपी पेस्ट किए गए हैं। बल्कि यहाँ तो कॉपी पेस्ट करने में भी देखो बिल्कुल चार्जेस वहां कॉपी पेस्ट हो गया है। यहाँ क्या होना चाहिए? हेवनली मासेस, चार्जेस की जगह क्या होना चाहिए? मासेस। किसी को मान लो, एक ही हिसाब से मान लो, M1 वाले का असर ज्यादा मान लो। अपने मन से चुनना पड़े तो 1 को ही ज्यादा लिखा करो। F1 प्लस F2 तो 2F कैसे हो गया? क्या दोनों फोल्ड बराबर होंगे? तो F1 क्या लिखोगे? F1 होगा G कैपिटल G M1 स्मॉल m डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। R1 R2, फर्स्ट वाले से R1 दूसरे से R2 ऐसे लिख लें। ये M1 है तो यहाँ से दूरी कितनी है? R1, और यहाँ M2 है तो ये दूरी कितनी है? R2। तो F नेट होगा, नेट ग्रेविटेशन फोर्स F1 और F2 का सम। F1 लिखा जाएगा G M1 M अपॉन R1 स्क्वायर, और F2 होगा G M2 M अपॉन R2 स्क्वायर। सेकेंड, बीचों बीच स्मॉल m मास रखा गया है, ये दूरी r है, ये दूरी भी r है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? ये भी अट्रैक्ट करेगा। F1 F2 में कोई एक ज्यादा होगा, हमें पता नहीं है, F नेट लिखना है, तो क्या लिखोगे? तो F1 कितना? G M1 M बाई R स्क्वायर, G M2 M बाई R स्क्वायर। तीसरा एग्जाम्पल, ये कैपिटल M स्मॉल m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कैपिटल M स्मॉल m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेट कितना आ जाएगा? नेट कितना? क्या 90 डिग्री का मामला है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2f, सेम फोर्स होंगे, रूट 2f की जगह क्या? जी एम एम बाई आर स्क्वायर। कितने लोगों ने लिख लिया है? तीसरा वाला एग्जाम्पल, कैपिटल M स्मॉल m, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 60 डिग्री का एंगल है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3f, और f की जगह जी एम एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? एक चौथा क्वेश्चन, वैसे तो ये सब इलेक्ट्रो में आ चुके हैं, बट यहां भी उसी तरह से पूछा जा सकता है। देखो स्क्वायर के एंड पे 4 मास रखे हुए हैं, 4 मास स्क्वायर के एंड पे रखे हुए हैं, 3 की वजह से चौथे पे फोर्स निकालना है। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? तो डिस्टर्ब है यार, ये कैमरा कैच ही नहीं कर रहा है इसमें।
देखिए कब से है ऐसा, चल रहा है, वो एडजस्टमेंट सही नहीं है, बोर्ड भी पूरा नहीं आया है आज ही के दिन। हाँ ये पहले तो चल रहा था सही। तो एडजस्ट करिए इसको। हाँ भाई देखना पड़ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। क्यों? 3 मास है और इस स्मॉल एम पे लगने वाला फोर्स बताना है। तो क्या ये कैपिटल एम अपनी तरफ खींचेगा, ये कैपिटल एम अपनी तरफ खींचेगा, सेम फोर्स है, दूरी सेम है, मास सेम है, तो सेम फोर्स से खींचेगा, है ना। और तीसरा वाला अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि दूरी अलग है तो ये फोर्स थोड़ा सा अलग होगा, इसको F3 कह दें। क्या ये F और F सिमेट्रिक है, इनका नेट कहां आएगा, बीचों बीच आएगा, और कितना आएगा √2F, 90 डिग्री का मामला। तो हमने इन दोनों को आपस में हैंडल कर लिया, उनका असर कहां आएगा, बीच में, और एक F3 बीच में है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया F3 प्लस √2F। F3 कितना, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, और F कितना, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। क्या इनके बीच की दूरी R है, नहीं, लेकिन इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है √2R, तो यहां कितना आएगा √2R। क्या ये कुछ याद आ रहा है, हमने पहले भी किया है, हूबहू सारी बातें वही मैं कर रहा हूं जो पहले हो चुकी हैं, बस रिपीट कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, और ये बताने के लिए वही क्वेश्चन यहां भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी वहां हमने ज्यादा बातें करी, यहां मैं कम करूंगा, लेकिन तुम्हें इतने इशारे में समझ में आ जाएगा कि हाँ और ऐसी ऐसी क्या बातें हो सकती हैं। क्या ये बात क्लियर है भाई। G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 1/2 प्लस √2 आ जाएगा कुछ। क्या ये सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। एक टर्म हम लोगों ने वहां डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहां रखे हुए एक कूलाम को कितना फोर्स महसूस हो रहा है। अब मैं उसी फैशन में एक और डेफिनेशन बना रहा हूं, किसी सिस्टम ऑफ मास की वजह से, हेवनली मास की वजह से किसी पॉइंट पे रखे हुए यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को हमने नाम दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि अगर इस जगह पर हम m ना रख के 1 kg रखा होता तो पूरे डिस्कशन में जो अभी हमने फोर्स लाया है उसके डिस्कशन में स्मॉल m की जगह क्या आ जाता 1, तो उसकी यूनिट क्या हो जाती न्यूटन पर केजी। तो न्यूटन पर केजी यानी वहां रखे हुए 1 kg पे लगने वाला फोर्स, तो अगर वहां पे स्मॉल m रख दोगे तो बस स्मॉल m आखिरी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहां पे मैंने जितने भी अभी क्वेश्चन किए हैं वो किसी खास पॉइंट पे फोर्स निकालने के किए हैं, अगर उस खास पॉइंट पे यूनिट मास रख दिया जाए तो उसी फोर्स का नाम क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी सिस्टम ऑफ मास की वजह से किसी खास पॉइंट पे रखे हुए यूनिट मास को लगने वाला फोर्स वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। नहीं,
और उसकी एनालिसिस और ये एनालिसिस बिल्कुल सेम ही होगी, बस स्मॉल m उस जगह पे क्या मान लिया जाएगा 1। बात क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ड्यू टू सिंगल पॉइंट मास और सिस्टम ऑफ मास, यानी एक 2 मास का सिस्टम, 3 मास का सिस्टम या 1 मास का सिस्टम, अगर कोई सिस्टम किसी पॉइंट पर कोई फोर्स दे रहा है यूनिट मास को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो बता, अगर यूनिट मास पे E का फोर्स है तो m मास पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? m ही हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? ये इक्वल b से हट गया, अभी कहीं ना कहीं आएगा। मुझे बताओ, अगर 1 मास से r दूरी पे किसी p पॉइंट पे कोई पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? gm इंटू 1 अपॉन, क्योंकि यूनिट मास पे है। क्या बात समझ में आ गई? इसकी यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की? E की यूनिट होगी न्यूटन पर केजी। तो अभी मैं कहूं कि कोई 1 मास से r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो तुम्हें बस यहां P पॉइंट, जैसे मैं कहूं यहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताना है, तो तुम्हें मान लेना है कि वहां क्या रखा है? यूनिट मास, और उसको लगने वाला फोर्स E कहलाता है, तो होगा G m1 m2 1 है अपॉन r स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर केजी। क्या बात समझ में आ गई? तो यार, अगर एक पॉइंट मास का E हमें लिखना आ गया है, तो क्या सिस्टम ऑफ पॉइंट मास का E किसी पॉइंट पे लिखना हो? नहीं। तो वो कैसे आएगा? क्या वो सबके वेक्टर सम से आएगा कि नहीं? क्या ये बातें भी हम लोग कर चुके हैं? क्या E का वेक्टर सम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता था, तो यहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम करेंगे, सबको वेक्टर बनाएंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, तो वेक्टर सम करके क्या आएगा? तो वेक्टर सम एक्चुअली अपने आप में एक अप्रोच है। नहीं, वेक्टर सम करना अपने आप में अप्रोच है, सबको वेक्टर बनाना होता है, फिर ऐड करना होता है। तो मैं बस ऐसे ही लिख देता है कि अगर किसी पॉइंट पे एक सिस्टम ऑफ मास का E लाना है, तो यहां पे बहुत सारे मासेस का हमें क्या लाना है? E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, और सबको हमें क्या कर देना है? वेक्टोरियली ऐड करना है। यार, ये जब मैं लिखता हूं तो ये कोई छोटा काम नहीं है, अपने आप में पूरा प्रोसेस है। ऐसे किसी सिस्टम मास का हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सबका असर सीधे सीधे वेक्टर सम करना। तो अभी मैंने ये जो सिस्टम दिखाया है, ये कौन सा सिस्टम है? पॉइंट मास सिस्टम। क्या सिस्टम कंटिन्यूअस मास नहीं हो सकता है? कंटिन्यूअस होगा तो हम सबसे पहले एक डीएम की वजह से डी सोचेंगे, और उस डी के 2 कंपोनेंट करेंगे, डी एक्स डी वाई। क्या डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें उसका एक्स असर देगा, और डी वाई का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा? वाई असर। और फिर अगर उसका नेट लिखना हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नोट नहीं करना, ये मैंने वहां दिया है, मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि कैसे चीजें बहुत सिमिलर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिस तरीके में, जिस अंदाज से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया था, उसी अंदाज में हमने क्या डिफाइन किया है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब मुझे बताओ, जब हमने पहली बार इस टॉपिक में कूलॉम्स लॉ क्या पढ़ा है? G m1 m2 बाई r स्क्वायर। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा था? K q1 q2 बाई r स्क्वायर। यहां हमने G m बाई r स्क्वायर पढ़ा है, वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था? K q बाई r स्क्वायर। तो सब सिमिलर तो है ही है। नहीं, कंटिन्यूअस मास सिस्टम और डिस्क्रीट मास सिस्टम में, वहां डिस्क्रीट मास सिस्टम के कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जांपल पढ़े थे, और कुछ कंटिन्यूअस के। देखो, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के यहां कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल है ही नहीं, क्योंकि वहां डाइपोल होता था, यहां डाइपोल जैसी कोई बात हम कर ही नहीं सकते। क्या पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज तो होता है, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं, कंटिन्यूअस मास सिस्टम में हम क्या इन सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? कौन सी 3 कैटेगरी? लाइन मास, सरफेस मास, और क्या? हाँ, वॉल्यूम मास। लाइन मास, सरफेस मास और वॉल्यूम मास। लाइन मास के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया था, क्या? लीनियर मास डेंसिटी। सरफेस मास के लिए क्या डिफाइन किया था? सरफेस मास डेंसिटी। और वॉल्यूम मास के लिए क्या डिफाइन किया था? वॉल्यूम मास डेंसिटी। 3 तरह के मास सिस्टम, तो 3 तरह के हमने क्या डिफाइन किए थे? मास डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज, सॉरी। वहां हमने मास चार्ज डेंसिटीज डिफाइन की थी, यहां हम क्या डिफाइन करते हैं?
अच्छा, मुझे दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्या हम लोगों ने जब सेंटर मास लीनियर मोमेंटम टॉपिक पढ़ा था तो मास डेंसिटी ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है? नहीं। क्या ये सारे स्ट्रक्चर याद आ रहे हैं? ये कंटिन्यूअस वाले स्ट्रक्चर हैं। कंटिन्यूअस वाले स्ट्रक्चर में हम किसी रॉड की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, रिंग की वजह से एक्सिस पे, सेंटर पे, ये सब याद आ रहे हैं? ये सब फॉर्मूले देखे देखे लग रहे हैं? उस समय हमने वो फॉर्मूले किसके लिए निकाले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और ये सब फॉर्मूले किसके लिए? ग्रेविटेशनल फील्ड के। तो यार अंतर क्या आया है भाई? अंतर एक्चुअली कुछ है ही नहीं। जहां के होता था वहां जी आ गया है, जहां क्यू होता था वहां एम आ गया है। वहां हम हर चीज पे रिपल्शन मान के चलते थे, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। यहां वो क्या है? अट्रैक्शन। तो एरो का डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा है ना? तो कुछ के फॉर्मूले तो तुम्हें देखते ही समझ में आ गए होंगे, मैं क्रम से एक एक को समझाता चलूंगा तो बात और क्लियर समझ में आएगी। हमने यार टर्म डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तरह तरह के सिस्टम की वजह से निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें वहां का ई पता होगा तो हम किसी भी मास के लिए क्या निकाल सकते हैं? एफ निकाल सकते हैं। मेन मकसद एफ निकालना ही है। बात क्लियर है? तो सोचो अगर मैं इस सिस्टम के लिए इस जगह पे ई निकालना चाहूं तो क्या आएगा? √3 GM/, ठीक है? अरे वही काम करना है जो फोर्स निकालेंगे। इस सिस्टम के लिए यहां पर ई निकालना चाहूं तो आंसर क्या आएगा? 3 की वजह से यहां ई निकालना चाहूं तो क्या आएगा? GM/r²। तो यार पॉइंट चार्ज सिस्टम का, पॉइंट मास सिस्टम का ई निकालना तो तुम सीख ही गए। अब किसका बचा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मैं बता रहा हूं। ये डेफिनेशन नोट कर ली थी कि नहीं? ई की डेफिनेशन। अच्छा, सब लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ, इस रॉड की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसी को याद हो तो मैंने रटने की टेक्निक भी बताई थी। एक क्यू चार्ज का रॉड पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देता है? उसका आंसर था के क्यू अपॉन सबसे पास वाली दूरी D+L। क्यों? के क्यू बाई R² याद रहता है। इसके दो आर हैं, एक पास वाला और एक दूर वाला। तो वो क्या आता था? के क्यू अपॉन D+L। तो इसका क्या हो जाएगा पी पॉइंट पे? देखो वही लिखा है कि नहीं? एम की जगह लैम्डा एल लिखा है। तो ये बात मैंने वहां भी बताई थी कि ये तो कभी भी करना पड़ सकता है। बताओ, अगर इसका लैम्डा kg/मीटर का मास हो तो एल लेंथ का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा एल। तो हम चाहे तो लैम्डा एल लिख दें, चाहे तो उसको एम लिख दें। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया है? दोबारा बताऊं? क्लियर है? इसके हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे। ऐसा एक रॉड है और यहां से डी दूरी पे कोई पी पॉइंट है। तो क्या बता, हर डीएम मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? हर डीएम मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सारे डीएम का नेट कहां आना चाहिए? तो यार एक असर तो आएगा एक्सिस, ये इस लाइन के अलोंग, इन सब का। और एक असर इस एग्जांपल में ऊपर आएगा, उसमें नीचे आता था। क्यों? क्योंकि इसमें सब क्या है? अट्रैक्शन है। भाई अट्रैक्शन में बताओ, अच्छा नीचे और ऊपर की लंबाई बराबर होती तो ये वेक्टर बिल्कुल सिमेट्रिक होते। अभी ऊपर की लंबाई ज्यादा है तो ऊपर के वेक्टर ज्यादा होंगे, नीचे वाले वेक्टर कम होंगे। तो नेट असर टुवर्ड्स आएगा और कहां आएगा? ऊपर। अच्छा, अब ये हमें समझदारी से ही करना है कि ऊपर आएगा या नीचे आएगा। क्या ये समझदारी काम कर रही कि नहीं? अगर नीचे और ऊपर की लंबाई बराबर होती तो वाई असर आता ही नहीं, क्योंकि ऊपर इसकी एक्स्ट्रा लेंथ है तो एक्स्ट्रा वेक्टर आएगा जिसकी वजह से उसका ऊपर वाला कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। हाँ भाई बस विशाखा, ये बात समझ में आ रही है क्या? इन सारे वेक्टर का एक EX होगा और एक इसका भी EX होगा, EY होगा। अगर ये वेक्टर दो इधर बनाता तो EY कैंसिल हो जाते। लेकिन क्या यहां ये लंबाई ज्यादा है तो यहां वेक्टर ज्यादा होंगे कि नहीं? तो इसका EY कैंसिल नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें एक आएगा EX टुवर्ड्स और एक आएगा EY। हमने यार EX और EY के वहां फॉर्मूले पढ़े थे। एक था 2k λ/d sin अल्फा प्लस
साइन बीटा। इसी को मैं ई परपेंडिकुलर भी कहा करता था और ईवाई को मैं ई पैरेलल भी कहता था। वो आया था के लैम्डा बाई डी, ये के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। मैंने कहा था इसका साइन याद रखने की जरूरत नहीं है, किससे किसको हटाया ध्यान मत रखो, हमेशा पॉजिटिव आंसर निकालो और ये समझदारी से तय करो कि ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अब क्या बता रही है, इसमें के की जगह क्या आने वाला है, जी। लैम्डा की जगह वहां चार्ज डेंसिटी था, यहां मास डेंसिटी होगा, बाकी चीजें तो वही है ना। तो क्या ये दोनों फॉर्मूले फिर से आ गए, कन्विंसिंग है। इसमें हम लोग एक बात करते थे कि अगर ये इनफाइनाइट रॉड हो जाए, नीचे पाताल लोक तक ऊपर स्वर्ग लोक तक, तो बताओ पी पॉइंट पे ये वाला एंगल कितना हो गया और ये वाला एंगल कितना हो गया, 90-90 हो जाता था। अब बताओ 90-90 का मामला है और ऊपर की लंबाई नीचे की लंबाई बराबर है, तो इसमें केवल ई परपेंडिकुलर आएगा, ई पैरेलल नहीं आएगा। जब लंबाई बराबर हो, जैसे मैं कहता हूं एक रॉड ऐसा है कि बीचों बीच के किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, तो क्या ये अल्फा और ये अल्फा सेम हो जाएगा कि नहीं, तो उस केस में केवल कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई परपेंडिकुलर। यहां भी कौन सा आएगा। अब क्योंकि एंगल भी पता चल चुके हैं, तो ये आएगा जी लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 जी लैम्डा बाई डी। क्या वहां हमने पढ़ा था 2 के लैम्डा बाई डी, याद आ गया भाई। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बस मैं समझा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। एक रिंग का एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया था, क्या एक रिंग में हम रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल के छोटे से चेंज टी थीटा के सामने एक छोटा सा मास डीएम कंसीडर करते थे। क्या इस डीएम का इस सेंटर के पॉइंट पे अट्रैक्शन होगा ऊपर की तरफ, तो क्या इसी के सामने कोई डीएम होगा, वो कहां देगा अपनी तरफ। तुम कोई भी डीएम सोचोगे, उसके असर को खत्म करने वाला उसके सामने कोई मास उतना ही रखा है कि नहीं, और जब सारे मास अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो सेंटर पे नेट फील्ड क्या आएगी, याद है यार, सेंटर पे नेट फील्ड वहां भी जीरो होती थी, यहां भी जीरो है। हेडिंग सब यहां पड़ी है, अभी मैं थोड़ा स्पीड में बताना चाह रहा हूं, बस याद दिलाना चाह रहा हूं, और याद स्पीड में ही आता है, ज्यादा स्लो करूंगा तो याद भी नहीं आएगा। हाँ भाई, एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे, मुझे बताएं, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे क्या सिमेट्री वाली लाइन के अलोंग असर आता था, वहां अवे आता था, यहां टुवर्ड्स। फॉर्मूला होता था 2k लैम्डा बाई आर, तो अब क्या हो जाएगा 2g लैम्डा बाई आर। एक सेक्टर रिंग की वजह से सेंटर पे अल्फा एंगल का सेक्टर है, हालांकि ऐसे शेप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सोचो कि तुम्हें ऐसा शेप बनाना पड़े, या तुम्हें क्या हनुमान जी को, तो हनुमान जी को क्या करना पड़ेगा, चंदा मामा को समुद्र वाले अर्थ पे डुबाना पड़ेगा, कुछ दिन गीला करना पड़ेगा, गीला करने के बाद उसको इस तरह का बेलन बनाना पड़ेगा, फिर उसका एक सर्किल बना के ऐसे रखना पड़ेगा। हाँ और क्या, तब हम कहेंगे कि बताओ यहां पर कोई चीज रखी हो तो उसको फोर्स कहां लगेगा। ऐसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं, तो कहां एग्जिस्ट करती है, राइटर के मन में। भाई जब इलेक्ट्रो में पढ़ चुके हो तो ग्रेविटेशन में ऐसी बात हो जाए तो ऐसा होगा। ऐसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट कहां एग्जिस्ट करती है, राइटर के मन में। पढ़ा है इलेक्ट्रो में और उसको अप्लाई कहां किया जा रहा है, ग्रेविटेशन में। सही में अगर कोई ऐसा बना दे तो ऑब्वियसली यार ये रूल फॉलो होगा। क्या जनता समझ पा रही है। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, तो हो जाएगा 2g लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। क्या ये सारे फॉर्मूले याद आ गए भाई लोग। रिंग की वजह से उसके एक्सिस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वहां याद है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। तो इसका क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद आ गया भाई। यहां पर एक बात याद रखने की है कि सेंटर से r/√2 की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और यहां ग्रेविटेशनल फील्ड। तो x बराबर r/√2 E इज मैक्सिमम, एट x बराबर r/√2 E इज मैक्सिमम। ये बात लिख दो, अगर कभी कभी इस पे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैक्सिमम मिनिमा से निकल के आता है, ठीक है।
ये इसको लेके हम लोगों ने एक और बात करी थी कि अगर कोई चार्ज को दूर छोड़ा गया है, कोई मास को, अब हम चार्ज के नहीं किसके कहेंगे, मास को, तो क्या उसको अट्रैक्शन फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, वो स्पीड बढ़ाता बढ़ाता सेंटर तक आएगा, फिर पीछे जाएगा घटाते घटाते फिर सेंटर पे, तो उसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी। अगर एक्स लार्ज है तो ऑसिलेटरी होगा बट नॉट एसएचएम, लेकिन अगर एक्स स्मॉल है तो एसएचएम होगा और ऑसिलेटरी भी होगा। तो क्या बातें, ये बातें वहां भी बताई गई, मैं लिखना चाह रहा हूं कि रिंग की एक्सिस पे अगर कोई मास रखा हुआ है एक्स दूरी पे, ठीक है, एक्स अगर लार्ज है कंपेयर टू रेडियस, है ना, यानी ये रेडियस के लेवल का है, उस केस में मोशन ऑफ मास कैसा होगा, मोशन ऑफ स्मॉल एम विल बी क्या होगा, ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। कारण क्या है कि एक्स लार्ज पे हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शन नहीं दिखा पाएंगे। ये बातें हमने वहां करी, मैं यहां सीधे सीधे अप्लाई कर रहा हूं। दूसरी बात, क्या एक्स स्मॉल पे हम फोर्स को के जी एम स्मॉल एम एक्स अपॉन आर क्यूब दिखा सकते हैं। कारण यार ये फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता था, एक्स को हम क्या मान लेंगे, 0, तो ये फोर्स एक्स के प्रोपोर्शन हो जाएगा और ये एसएचएम की कंडीशन है। तो उस केस में क्या होगा, एक्स स्मॉल अगर है तो वो होगा मोशन ऑफ स्मॉल एम विल बी एसएचएम, एसएचएम होगा और ऑसिलेटरी तो होगा ही, एसएचएम तो ऑसिलेटरी होता ही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में खास बात होना चाहिए। डिस्क वाला फॉर्मूला मैंने वहां भी छुड़वाया था, यहां भी छोड़ के चलते हैं। बताओ, एक स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या पढ़ा है, और अंदर के किसी पॉइंट पे क्या पढ़ा है। ये स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब अंदर से हॉलो है, बाहर से। यहां कंडक्टर नॉन कंडक्टर जैसी कोई बात हम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि मास फ्लो थोड़ी होता है। क्या मास फ्लो होता है, क्या चार्ज तो फ्लो होता है, मास थोड़ी फ्लो होता है। हम इसको हमेशा सॉलिड की तरह एक्ट करेंगे कि सॉलिड शेल है, ये अंदर से हॉलो है बट वो शेल बेसिकली, यहां हम ऐसी बात नहीं कर सकते ना कि मास फ्लो हो रहा है जैसे वहां चार्ज फ्लो हो सकता है। तो मैं इसको सॉलिड नहीं बल्कि एक शेल बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं कि शेल है, अंदर मास नहीं है। तो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, KQ/R², और अंदर 0। तो वही से बाहर के लिए GM/R² और अंदर क्या 0। क्या वहां हम लोग बात कर चुके, तो यहां भी हजम कर ले। अब मैं कह रहा हूं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग बोलने की जरूरत नहीं, सॉलिड स्फीयर है, यानी अंदर से लेके बाहर तक इसके अंदर मास भरा हुआ है। तो बता, सॉलिड मास के लिए ये डिस्कशन थोड़ा मैं अलग से कर देता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। क्या एक सॉलिड स्फीयर अंदर से बाहर तक मास भरा हुआ है, बाहर के किसी पी पॉइंट पे एट पी आउटसाइड, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हाँ, ई का आंसर होता था GM/R²। ऐसे मानो जैसे सारा मास कहां रखा हो, सेंटर पे, तो सेंटर से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये एट M इनसाइड। अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो अंदर के पॉइंट के लिए मैंने बोला था कि M के अंदर जितना मास है वही असर देता है। बाहर वाली शेल क्यों नहीं देती है, क्योंकि हमने पढ़ा है शेल अंदर फील्ड। तो M के बाहर हम मल्टीपल शेल्स इमेजिन कर सकते हैं और वो सारी शेल अंदर फील्ड नहीं देगी, तो फिर कौन देगा, M की रेडियस के अंदर जितना मास भरा है वो देगा। याद है
हम लोग E इक्वल टू लिखेंगे जी एम प्राइम बाई आर स्क्वायर, जहां एम प्राइम क्या है, मास इनसाइड आर। इसका मतलब क्या हुआ, इस आर रेडियस के अंदर जितना मास है वो मास। बात क्लियर है। अब ये मास कैसे आए, वो होगा डेंसिटी इनटू अंदर का वॉल्यूम, कितना रो क्या होगा, तो रो होगा टोटल मास टोटल वॉल्यूम, रो की जगह ये रख देंगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल, ये आ गया एम आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया जी एम आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला भी याद आ रहा है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। इसको रो के टर्म में भी लिखना चाहे रो के टर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ दिया है अगले पेज पे, मेहनत कर ली क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत की हुई कभी बर्बाद नहीं होती, लेकिन कब काम आएगी ये पता भी नहीं होता। एक हेमीस्फेरिकल शेल, हेमीस्फेरिकल शेल के सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ हेमीस्फेरिकल शेल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला था, किसी को याद है? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये फॉर्मूला लाया था सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। लेकिन इस टॉपिक में हम लोगों ने जी को कैपिटल के से एनालॉगी दिखाया है, और यहां तो कैपिटल के कहीं आया ही नहीं, तो हम यहां कैपिटल के बनाने के लिए पाई से नीचे और पाई से, तो क्या यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नजर आया, और इसको हम क्या लिख दें, के पाई जी। तो बताओ, ये तो इलेक्ट्रो का डिस्कशन हो गया। ग्रेविटेशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो, जी पाई सिग्मा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कहीं ऐसा बनाना पड़ जाए तो ये भी ध्यान रखना है कैसे बनाना है, पहले तो के नजर आना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ये हालांकि बहुत रेयर है, पूछा नहीं जाएगा, बट कन्वर्ट करना आना चाहिए कभी अगर आ जाए तो हमने यार इतने तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूले ला दिए हैं। कि यहाँ सेक्शन पूरा हुआ है या अभी और भी दिया है, इसके बाद अभी प्रॉब्लम नहीं दी है ना, ठीक। तो ठीक है, अभी पहले वाले प्रॉब्लम पूरे करो,
अगली क्लास में एक साथ बहुत सारा होमवर्क मिलेगा 2 लेक्चर का।